Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल वो हिस्सा है हिंदुस्तान का जहां आज भी इंसान प्रकृति से मिलजुल के रहता है। हिमाचल को देख एहसास होता है कि शहर की भाग दौड़ और स्ट्रेसफुल जिंदगी से अछूते हैं यहाँ के लोग। राजपूत, गुरखा, गद्दी और बुद्धिस्ट जैसे समुदायों का घर ये हिमाचल हजारों साल से अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभाले रखे है। और यही विरासत दम भरती है यहाँ के खाने में, जिसमें किसानों और चरवाहों की सादगी, नेपाली खाने के तौर तरीके और बुद्धिस्ट और तिब्बती खाने का अनोखापन है। हिमाचल के पीर पंजाल, धौलागिरी और शिवालिक पहाड़ियों से घिरे कांगड़ा में हिमाचल की हर जाति और कस्बे के खाने की झलक मिलती है। हिमाचल प्रदेश के खाने के बारे में लोगों को कई तरह की गलतफहमी है। कुछ लोगों का मानना है कि एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहां लोगों के पास खाने को ही कुछ नहीं होता है, तो उनके खान पान की बात करना ही बेकार है। मगर ये बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आज जो इलाका हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो कभी पूर्वी पंजाब की छोटी छोटी पहाड़ी रियासतों वाला इलाका था। और यहाँ के जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे वो आकार में उनकी रियासतें छोटी थीं, मगर उनके शान शौकत के जो शैली थी जीवन की, उसमें कोई ख़ास फ़र्क किसी बाकी राजा बादशाह से कम नहीं होता था। एक छोर पर आज का हिमाचल प्रदेश जुड़ता है पंजाब से, तो उसके खाने में पंजाब का असर नज़र आता है। दूसरी तरफ इसकी सरहद छूती है जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू वाले इलाके को, तो जम्मू के खाने की भी छाप हिमाचल के खाने पर साफ देखी जा सकती है। और हिमाचल से जुड़ी एक दावत जो यहाँ के खाने का परचम बन चुकी है वो है कांगरी धाम। धाम के इजाद के पीछे आम मान्यता यह है कि इसकी शुरुआत कांगड़ा की देवी मां के मंदिर में प्रसाद के तौर पे हुई। एक और कहानी के अनुसार आज से कुछ 1300 साल पहले हिमाचल के राजा जयस्तंभ को कश्मीरी वाजवान इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने बावर्चियों को वाजवान से ही मिलती जुलती दावत बनाने की हिदायत दी। यहाँ पे जब भी कोई कम्युनिटी लंच रहता है या फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पे जो प्रेपरेशन रहती है फूड की, उसको पर्टिकुलरली हम कहते हैं धाम, DHAM, धाम।
हिमाचल के खाने में सबसे मशहूर है धाम। और धाम एक इस तरह का सामूहिक भोज है जिसका आयोजन किया जाता है शादी ब्याह के अवसर पर, संतान उत्पत्ति के अवसर पर, किसी भी खुशी के मौके पर आप अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों पड़ोसियों को बुलाकर खिलाते हैं। इस धाम की खासियत क्या होती है कि बिल्कुल सात्विक खाना है। इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता, इसको पकाने वाले ब्राह्मण रसोइये होते हैं। इसमें सब्जी नज़र नहीं आती, जितनी चीज़ें बनती हैं वो दाल से बनती हैं। अलग अलग तरह की दाल और दही के तालमेल से हिमाचल प्रदेश के लोगों ने धाम का इजाद किया, जिसे बनाया और परोसा जाता है कश्मीरी वाजवान की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि धाम में गोश्त से ज्यादा दालों के प्रयोग पर जोर होता है। कई प्रकार की दालें जैसे मूंग, उड़द और मसूर हमेशा से ही भारत के खाने का हिस्सा रही हैं और इन्हीं तीनों को सामूहिक तौर पे माश कहा जाता है, जिसका उल्लेख करीब 1500 साल पुराने आर्यन लिटरेचर में भी मिलता है। और जहां उड़द और मूंग दाल हमेशा से हिंदुस्तान में पाई गई हैं, वहीं मसूर की दाल दालों में सबसे पुरानी मानी जाती है, जो पिछले 9000 साल से टर्की और ईरान के आसपास पाई जा रही है। जहां तक बात रही धाम की, तो इसमें इन तीन दालों के साथ साथ लोबिया, राजमा, चना और तुअर की दाल का भी प्रयोग होता है। मगर इस धाम को बनाना कोई मामूली काम नहीं है। पुश्तैनी रसोइये, जिन्हें यहां बोटी के नाम से जानते हैं, वो माहिर हैं इस धाम बनाने की कला में। हर कोई खाना नहीं बनाएगा, राजपूत खाना नहीं बनाएगा, उससे नीचे के जो कास्ट वाले हैं वो भी खाना नहीं बनाएंगे। सिर्फ जो पंडित होंगे वही खाना बनाएंगे और वही खाना परोसेंगे। पूजा पाठ और शादी ब्याह से जुड़े खानों को हमेशा से ही पवित्र माना गया है और इसी कारण से ये खाना सिर्फ ब्राह्मण ही पकाते थे, जिन्हें उच्च कोटि का और पवित्र माना जाता था बाकी जातियों की तुलना में। जो भी यहाँ पे एक बोटी कहलाते हैं, जो खाना बनाने वाले होते हैं, जिनको कुक और पहाड़ी भाषा में जो है उनको बोटी बोला जाता है। जहाँ से मेरा जन्म स्थान है, वहाँ के जो रसोइये हैं वो लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध है कि पठियार से आए हुए हैं तो अच्छा बनेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही काम करते आए हैं। हमने उन्हीं से ये काम सीखा है। नहा धो के सुबह धोती बनियान लगा के और नंगे पाँव से कोई भी एंटर नहीं होता है। 3 या 4 घंटों में हम 1000 और 2000 आदमियों का खाना तैयार कर देते हैं। पुराने जमाने में हिमाचल के हर गांव में एक बोटी होता था और जब भी ये बोटी किसी के यहाँ त्योहार और शादी पे खाना परोसते तो इनाम के तौर पे इन्हें 1 बोरी अनाज दिया जाता। धाम बेसिकली घर के अंदर नहीं बनाया जाता, उसके लिए एक स्पेशल जगह प्रिपेयर करनी पड़ती है। सारे का सारा खाना लकड़ी में बनता है और एक ट्रंच खोद के 3 फीट के आसपास गहरा रहता है वो और 7 फीट के आसपास लंबा रहता है। तो उसमें फिर लकड़ियों से कुकिंग की जाती है और जो कुकिंग वेसल्स हैं उसको चरोटी बोलते हैं। पीतल की एक चरोटी होती है जिसका सिरा ऊपर से थोड़ा गोल होता है और नीचे से बड़ा होता है। उसमें जब खाना बनता है तो उसका एक थोड़ा सा अलग फ्लेवर है। और इस धाम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दाल और दही के तालमेल से बनने वाला ये मदरा, जो ये दर्शाता है कि धाम को बनाने में बोटी ने कितनी मेहनत और मशक्कत की है। मदरा वो है जिसमें अधिक मात्रा में दही लगाया जाता है, अधिक मात्रा में खोया डाला जाता है। बहुत अधिक नहीं, थोड़ा। जैसे 1000 आदमी का हो तो 1 केजी खोया और कम से कम 10 या 15 केजी जो है उसमें दही डाला जाता है और उसको इतना आग में उसको इतना भुना जाता है कि वो मदरे का जो दही है वो उसमें से भुन के उसमें से खोए की तरह वो परत ले लेता है और उसकी एक ग्रेवी बन जाती है, मसाला बन जाता है। पहले तो वो दही उस तेल को सौंख लेता है, उसके बाद उसको इतना भुना जाता है कि वो दोबारा से अपना जो है पूरा तेल बाहर निकाल देता है। दही और सरसों के तेल में पका ये मदरा भिन्न भिन्न प्रकार की दालों से बनता है और आजकल तो यहाँ के बोटी इसमें सब्जी और मेवे का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद उसमें से मसाले वगैरह जो ज़्यादा हम मसाले जो इस्तेमाल करते हैं वो छोटे मसाले हैं, जैसे जवैत्री है, दालचीनी है, लौंग है, तेज़ पत्ता है,
कस्तूरी मेथी है, और कस्तूरी मेथी भी लोगों ने आमतौर पे अपने घरों में पहले से सुखा के रखी होती है। जो सबसे प्रसिद्ध मदरा है वो है आलू चने का मदरा। यह जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो थोड़ा ज़्यादा और चीज़ें बना देते हैं, जैसे काजू मशरूम का मदरा। इसमें सूखी खुमानी है, जो खुमानी हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये किन्नौर वगैरह में होती है, शिमला में होती है। ये सुखा के इसको फिर भिगो देते हैं, फिर इस मदरे में डालते हैं। धाम में पड़ने वाली यह खुमानी विश्व में सबसे पहले सिर्फ चाइना में ही पाई जाती थी और करीब 7वीं शताब्दी के आसपास ये कश्मीर और हिमाचल में उगने लगी। एक दिलचस्प बात जो धाम की तैयारी से जुड़ी है, जब बोटी धाम पकाते हैं तो वो उसमें जले हुए कोयले पे सरसों का तेल छिड़क दाल में डाल देते हैं ताकि धाम से एक अनोखी महक आए, और इस पाक शैली को यहां धुनी के नाम से जाना जाता है, जो विश्व की सबसे पुरानी कुकिंग टेक्निक्स में से एक है। स्मोक्ड फूड की शुरुआत तब हुई जब आदिवासी छोटे छोटे खड्डों में खाना पकाते थे जिनमें धुआं भर जाता था, और कई सदियों तक इस शैली को विकसित किया गया स्मोक कुकिंग के रूप में। जहां तक बात रही धाम की, तो पारंपरिक तौर पे धाम को परोसा जाता है साल और बरगद के सूखे पत्तों से बने पत्तल पे। जहां दक्षिण भारत में ताजे हरे केले के पत्ते की प्लेट बनाई जाती है, वहीं उत्तर भारत में खाना परोसा जाता है इन सूखे पत्तलों में, जो खाना खाने के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। हरे पत्तलों में खाना खिलाया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी ये जीविका का साधन भी है। वो ये पत्तल बनाते हैं, वृक्षों से पत्तल लाते हैं, और जो उनको है आपस में से जोड़ा जाता है, तीलियों के, बांस की तीलियों के साथ उनको जोड़ा जाता है। बहुत मेहनत का काम है। तो उनको शादी वाले लोग जो हैं वो कम से कम उनको 3 या 4 महीने पहले ही बतला देते हैं कि हमें हमारे घर में 3 जार पत्तल चाहिए हरे, तो वो यहाँ पे पत्तल बांटते हैं। इससे हमारे पूर्वजों ने यही रखा है कि एक तो ये कोई बीमारी नहीं होगी इससे। प्लेटें जो हैं वो एक बार धो रहे हैं, वापस आ रही है, चम्मच आ रहा है, धो रहे हैं, कोई पता नहीं वो किस तरह से धोई जाती है, लेकिन पत्तल जो है वो खाया और फेंक दिया, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। और इस धाम को साथ बैठ खाने के पीछे भी एक वजह है। Ham, I think, is, if you put it that way, is a great equalizer. In the sense, everybody sits together and eats together. It's not because you are this, that, or the other, so you get special preference. Everyone sits together. You all eat off leaves, and nobody gets up. You see, let's say we're all sitting down and eating. You wait for everyone to finish. Even if it's a small child who's eating, nobody would get up till the time that small child hasn't finished. So it's like a great equalizer. There are no status symbols there. Nobody gets special plates, nobody gets a special place. You all sit down together and you eat together. कई प्रकार की दालों से बेशुमार इस धाम का अंतिम पड़ाव होता है गुड़ में बने मीठे चावल, जो भारत के सबसे प्राचीन और सरल खानों में से एक है। चावल और गन्ने से बने ये मीठे चावल 3500 साल पुराने ऋग्वेद के समय से हमारे भोजन का हिस्सा है। चाहे वो पहाड़ों में रहने वाला एक चरवाहा हो या ग्वाल, या फिर हिमाचल के शाही परिवार, धाम वो कड़ी है जिससे यहाँ के सब लोग बंधे रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां बदलते हालात और बढ़ती कीमत को ध्यान में रखते हुए आम लोगों का धाम मुख्यतः शाकाहारी बन गया, वहीं शाही रसोइयों में पहले की तरह अब भी गोश्त का भरपूर प्रयोग किया जाता है। In Himachal, because this area was always in the path of everybody who was going to Delhi, and there were a lot of conquerors who went to Delhi. So these waves of conquerors which came, they went through our area, through Kutler, and then on the way to Delhi and again on the way back. So it was always one war or the other war happening. And so if you're at war, you can't wait for things to grow.
So what you simply did was have lots of non-vegetarian. So even if you had to run off into the jungle, go somewhere, your goats went with you. So it was like mobile food. So it went with you wherever you went. And then of course pulses which you could store and carry with you. So it was mostly non-vegetarian fare. Mutton was the most important thing. You couldn't have a dham without mutton. You had to have mutton. और जाहिर सी बात है कि जहां मीट खाने को इतना बढ़ावा मिलेगा, वहां इसके प्रयोग से कई नायाब डिशेस भी बनाई जाएंगी। We have typical dham food. We have madra, which is rajma made with dahi and ghee, which is one of my personal favorites actually. And then we have khatta meat, which is made with imli. And then we have, of course, curry, we have maa ki dal, and we have chawala meat, meethe chawal. You see, most of the dishes are things that are cooked in Himachal all over. They've been cooked for hundreds of years and they're still cooked. It's a fantastic meal. कुटलिहार की ही तरह हिमालय की तलहटी पे बसे नाहान का राज परिवार भी अपनी पारंपरिक डिशेस को आज भी जिंदा रखे है। यहाँ की शाही रसोइयों में एक गोश्त की डिश ऐसी भी बनती थी जिसकी रेसिपी आज भी बाहर के लोगों के लिए एक राज है। जो आज हमने मीट बनाया वो हमारे ग्रैंडफादर इन लॉ लेट महाराज राजेंद्र प्रकाश का फेवरेट डिश हुआ करता था और मेरी नानी सास वो अक्सर बनाया करती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो उनने हमको ये डिश बनाना सिखाया और इसकी खासियत ये है कि इसमें पूरा मीट मैरिनेट करके रखा जाता है रात भर और प्याज तल के उसको पीस के अलग रख देते हैं। तो जब ये मीट पूरा बन जाता है तब बाद में सिर्फ ये भुना पिसा हुआ प्याज उसमें अंत में डाला जाता है। इट इज़ कॉल्ड मीट विद भुना अनियन। चाहे वो हिमाचल का भुने प्याज का गोश्त हो या फिर धाम, देश के हर हिस्से में शाही रसोइयां सदियों से प्रयोगशाला और संग्रहालय रही हैं वहां के खाने की। अगर असली हिमाचल का अनुभव करना हो तो उसका दायरा वहां से शुरू होता है जहां आज सड़कें खत्म हो जाती हैं, जहां हिमाचल के पारंपरिक खाने अपनी रूह आज भी बरकरार रखे हैं। वहीं इस धरती पे विकास हुआ वेस्टर्न, इंडियन और ओरिएंटल फ्यूजन फूड का। जिन लोगों ने कांगड़ा का नाम नहीं सुना है उन्होंने भी कम से कम मैक्लोडगंज का नाम सुना है। और मैक्लोडगंज विश्व प्रसिद्ध है जब से यहाँ दलाई लामा आके रहे हैं और उन्होंने अपनी अस्थायी सरकार और राजधानी एक तरह से यहाँ स्थापित की है। और यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, भक्त आते हैं, बौद्ध धर्म में जिज्ञासा वाले लोग आते हैं। और यहाँ आप जाएँ तो खाने की छटा वो आपको मिलती है बाज़ारों में, जैसे नेपाल में थमेल वाले इलाके में कहीं जर्मन बेकरी का मज़ा है, कहीं पिज्ज़ा बन रहा है, कहीं नूडल्स बन रहे हैं, कहीं सूप है, कहीं फिश एंड चिप्स है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि इसी मैक्लोडगंज की तलहटी में धर्मशाला नाम का स्थान है जहाँ हजारों वर्ष से हिंदुस्तानी तीर्थयात्री और पर्यटक आते जाते रहे हैं और उनके साथ भी स्वाद का संगम और एक बहुआयामी संस्कृति यहाँ पनपती रही है इस इलाके में, कांगड़ी की रियासत में। बुद्धिज्म का जन्म भी भारत की इसी जमीन पे हुआ था, आज से कुछ 2600 साल पहले, जब गौतम बुद्ध अपनी सांसारिक और सामाजिक जिंदगी को पीछे छोड़ जीवन के सत्य की खोज में निकले। और 1950 में तिब्बत छोड़ने के बाद से धर्मशाला और मैक्लोडगंज घर है तिब्बती बुद्धिस्ट मंक्स का, जो अपने साथ बुद्धिस्ट खाने का रिवाज भी हिमाचल ले आए। जो तिब्बतन कल्चर है उसके अंदर जो खाना है वो हम लोग क्या है, खाना आमतौर पे जो हमारा बेसिक खाना होता है वो होता है चंपा। चंपा तो एक बार्ली फ्लावर जो उससे बनता है, गेहूं से या कुछ दूसरे ग्रेन से भी बनता है। और चंपा से हम लोग पा बनाता है। पा जो है वो डो होता है,
एक डो बना के उसमें क्या होता है, आप चीज़ डालते हैं, उसमें दूध मिलाते हैं, कभी चाय के साथ भी बनाता है उसको, कभी पानी के साथ भी बनाता है, तो उसमें फिर कुछ चीनी वगैरह भी डाला जाता है, तो वो डो बना के खाता है। उसके साथ क्या होता है, अब वेजिटेबल, जितने भी किस्म का वेजिटेबल होता है वो भी खाने का वो एक तरीका होता है, और नॉन वेज भी खाता है, तो कई नॉन वेज यूज़ करता है, तो उस तरीके का खाना जो है खाता है। बुद्धिस्ट धर्म का एक पहलू, जिसे सम्राट अशोक भी माना करते थे, जोर देता है अहिंसा और शाकाहारी खाने पे। मगर तिब्बत के तांत्रिक बुद्धिस्ट हमेशा से ही मीट खाते हैं, और ये बुद्धिस्ट मंक अपनी पूजा पाठ में कई तांत्रिक विधियों का भी पालन करते हैं। हमारे पूजा के अंदर इसको कई किस्म का ऑफरिंग होता है, कई मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, पर इसको कहते हैं तोरमा। तो तोरमा को अमूमन जो है इंग्लिश में ये ट्रांसलेट किया गया है रिचुअल केक या रिचुअल केक या स्पिरिचुअल केक, या ऐसे ढंग से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो इसको जो है तोरमा का ज़रूरत तब पड़ता है जब प्रोटेक्टर डेटीज़ और गार्डियंस और जो एनलाइटेंड बीइंग्स जो बोधिसत्वस है उनके लिए ऑफरिंग के लिए होता है। तो ये जो है इसको बनाते समय जो है काफ़ी मतलब ध्यान दिया जाता है, काफ़ी साफ़ सफाई का, और इसमें जो चीज़ें यूज़ हो रहा है, जो बार्ली फ्लावर्स वगैरह यूज़ हो रहा है, इसमें बटर यूज़ हो रहा है, और इसमें शुगर यूज़ हो रहा है, या कुछ ऐसे शुगर केन्स वगैरह का कुछ ऐसे यूज़ हो रहा है, जो मिठाइयाँ यूज़ हो रहा है, तो वो कई किस्म का जो यूज़ कर रहा है वो उसको काफ़ी ध्यान में रख के साफ़ सफाई से किया जाता है, क्योंकि ये एक पूजा की ज़रूरी चीज़ है। जहां तक बात रही तिब्बत के खाने की, तो भले ही इनका सारा खाना स्टीम्ड या उबला हुआ हो, मगर इसके बावजूद तिब्बत के बाहर भी कई शौकीन हैं तिब्बती खाने के। उन्नीस 1950 में जब तिब्बतियों को भारत ने शरण दी, तो इनके साथ यहां पहुंचा तिब्बत का ब्रॉथ, जिसे ये थुक्पा भी कहते हैं, जो बनता है मीट, सब्जियों और नूडल्स को तेल, पानी और नमक के साथ उबालने से। और इस थुक्पा में डलने वाले नूडल्स का सबूत आज से 4000 साल पहले चाइना की येलो रिवर के पास मिलता है। एक आम धारणा यह है कि मार्को पोलो का जब इन नूडल्स से पाला पड़ा, तो वो इसे अपने साथ यूरोप ले गए, जहां यह पास्ता के रूप में विकसित हुआ। और भारत में इन नूडल्स से मिलता जुलता पायसम पिछले 2400 सालों से पाया जा रहा है। और इसी बॉइलिंग और स्टीमिंग से तिब्बत के लोग मोमोज बनाते हैं, जो आज दुनिया भर में मशहूर है। इसके इजाद की तारीख बताना तो मुश्किल है, मगर कुछ सदियों पहले इसका विकास नेपाल में आम लोगों के खाने के तौर पे हुआ। तो मोमो में क्या होता है, मोमो में भी कई किस्म का होता है। अच्छा, मोमो में नॉन वेज मोमो होता है जिसमें मटन वगैरह का यूज़ करके बनाया जाता है, वो एक डम्पलिंग होता है। तो उसी तरह जो है उसमें फिर वेजिटेबल का भी डम्पलिंग जो है वेजिटेबल मोमो बनाया जाता है, चीज़ का भी बनाया जाता है। तो कई किस्म का मोमो बनता है, और वो जो है स्टीम्ड होता है आमतौर पे, और उसको जो है स्टीम्ड करने के बाद फिर फ्राइड मोमो भी बनाया जाता है, तो फ्राइड मोमो भी बनता है। आज हिंदुस्तान में जितनी मशहूर चाय की टपरी है, उतना ही चलन 4x4 के लक्कड़ और टिन से बने मोमो स्टॉल्स का भी है, जिन्होंने समोसे और पकोड़ों के साथ स्ट्रीट साइड स्नैक फूड में अपनी जगह बना ली है। तिब्बत के खाने का एक और अभिनंग है यहाँ की बटर टी, जिसे पो चा कहा जाता है। यह बनती है खास काली चाय की पत्ती से, जिसे घंटों उबाला जाता है।
फिर चांडो नाम के एक लंबे बर्तन में पलट इसमें मादा याक का दूध, मक्खन और थोड़ा नमक मिला इसे चर्न किया जाता है। जितना ज्यादा चर्न किया जाए उतनी ही स्वादिष्ट बनती है ये बटर टी। इसमें बहुत ज़्यादा फैट्स रहती है हिली एरियाज में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है। और विंड जो है काफ़ी ड्राई रहती है, तो आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा फैट्स रहेंगी, ऑयली स्टफ आप कंज्यूम करोगे, तो आपकी बॉडी में या फेस में कभी क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। ये भी एक वजह है कि ये लोग मिल्क प्रोडक्ट्स डिफरेंट वे क्यों यूज़ करते हैं। इस बटर टी का विकास तिब्बत में हुआ कुछ हजार साल पहले और पारंपरिक तौर पर यह पी जाती है तिब्बती टी कप्स में, जो हर तिब्बती के घर में आसानी से उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश की ये पहाड़ियां घर हैं कई जाति और समुदायों का, जिनकी संस्कृति और रहन सहन में एक अपना ही अलग रंग और रस है। और इन्हीं में से एक है हिमाचली गद्दियों का समुदाय, जो ऐतिहासिक तौर पे एक खाना बदोश या घुमक्कड़ जिंदगी बिताते हैं। माना जाता है कि इन लोगों का समुदाय आज से कुछ 350 साल पहले पहाड़ों में आके बसा, ताकि मैदानी इलाकों में होने वाले धर्म परिवर्तन, लूटपाट और मार काट से ये अपना बचाव कर सके। आमतौर पर ये गद्दी चरवाहे होते हैं जो अपनी बकरियों के दूध से बना घी और मक्खन बेच अपना गुजारा करते हैं। मगर हिमाचली खाने पे इस गद्दी समुदाय का भी एक गहरा प्रभाव है। गद्दी सेमी नोमैडिक जो यहाँ के लोग हैं, इनकी भाषा को गद्दी भाषा बोलते हैं। उनका खान पान जो है वो भी कुछ हद तक मिलता है, पर उनको बनाने का स्टाइल वो काफ़ी डिफरेंट रहता है और ज़्यादातर वो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग सारी जिंदगी विचरते हुए एक खाना बदोश जीवन बिताएं, उनकी कुजीन एक शाही दस्तरखान की तरह शान और शौकत वाली तो नहीं होगी, मगर इनके खाने की सादगी और विचित्रता में ही इसकी असली पहचान और स्वाद है। हिमाचल के खाने का एक और पक्ष है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। वो पक्ष है यहाँ के घुमंतू खानाबदोश गद्दी और गुजर जनजातियों के खाने का। ये लोग आमतौर पर जाड़ों के मौसम में मैदानों में आते हैं अपने मवेशियों को लेके, भेड़ों बकरियों को लेके, गाय भैंसों को लेकर, वरना ये ऊंचे चरागाहों में घूमते रहते हैं। इनके साथ खाने की जो कुछ चीज़ें आती हैं उनमें सिर्फ दूध, घी, पनीर वगैरह नहीं है, मगर वो जड़ी बूटियाँ, फल फूल भी हैं जो ऊपरी इलाकों में मिलते हैं। और हिमाचल के खाने में गद्दी और गुजरों के खाने के अलावा सूखे फूलों का, ताज़े फूलों का और कुछ जड़ी बूटियों का जो प्रयोग होता है स्वाद बढ़ाने के लिए, गंध बढ़ाने के लिए, रंग बढ़ाने के लिए और औषधि के रूप में, उसको हमें समझना चाहिए। और गद्दी क्यूजीन में ऐसे कई फल और सब्जियां मिलती हैं जो काफी नायाब हैं। कुछ और ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके फूल और फल ये लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा मक्की की रोटी, सरसों का साग और एक और दूसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं बिच्छू बूटी, पॉइजन आइवी, उसका भी ये साग खाते हैं। हिमालय के आसपास पाई जाने वाली इस बिच्छू बूटी का भरपूर इस्तेमाल होता है गद्दी क्विजीन में। इसे आमतौर पर हिमालयन लिटिल या पॉइजन आइवी भी कहते हैं। वैसे तो बिच्छू बूटी के संपर्क में आने से इंसान को खराश और सूजन हो सकती है, मगर पकाने के बाद इन पत्तों का जहरीला तत्व खत्म हो जाता है, जिससे ये खाने लायक बन जाती हैं।
ये पॉइजन आइवी का पौधा हिमालय के आसपास हमेशा से पाया जा रहा है, मगर ये उस जहरीली पॉइजन आइवी से अलग है जो अमेरिका के आसपास उगती है। अपनी पारंपरिक डिशेस के साथ साथ गद्दियों के खाने पे पंजाबी और कश्मीरी प्रभाव भी देखने को मिलता है। मक्के की रोटी और सरसों का साग जो स्टेपल फूड है पंजाब का, वो हिमाचल में भी उतने ही चाव से खाया जाता है। और साथ ही गद्दी खाने में जम्मू और पंजाब में पाए जाने वाले राजमा का भी खुला इस्तेमाल होता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये राजमा भारत में सिर्फ 100-125 साल पुराना ही है। 19वीं सदी के अंत में फ्रेंच ने इसकी उपज को यहां बढ़ावा दिया और उत्तर भारत में पहुंचते ही सिर्फ कुछ ही दशकों में इसकी लोकप्रियता में काफी बढ़ावा आया। और इन सब सब्जियों के साथ गद्दी खाने में दूध भी भरपूर इस्तेमाल होता है। बेसिकली गद्दी लोग अपना जितना भी इनके पास भेड़ बकरी है उसके दूध का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट वेज में। जब वो माइग्रेशन में होते हैं, घरों में नहीं होते हैं, तो उनके पास एक ये इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है जो उनके साथ उनकी भेड़ बकरियां चल रही हैं, तो इजीली वो अवेलेबल है उनके लिए। और दूसरी बात ये कि उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट्स रहता है और एक हेल्दी फूड है। और क्योंकि उनको रोज़ कई किलोमीटर तक भेड़ बकरी को चराने के लिए यहाँ वहाँ भागना दौड़ना पड़ता है, इसलिए वो यूज़ करते हैं। एक खास किस्म के लेदर बैग में ये गद्दी बकरी के दूध से बने दही का मक्खन बनाते हैं और जो दही बच जाता है उससे लस्सी बनाकर पीते हैं। और क्योंकि ये गद्दी पेशे से चरवाहे हैं, इसलिए बकरी के दूध और मक्खन का काफी महत्व है इनके खाने में। आयुर्वेद और चिकित्सा की कई किताबों में बकरी के दूध की तासीर काफी फायदेमंद बताई गई है हमारे सेवन के लिए। और क्योंकि बकरी के दूध को होमोजेनाइज करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये दूध पनीर और चीज बनाने के लिए मुनासिब है। गद्दियों का ये समुदाय आज भी हिमाचल की घाटी में अपने खाने के जरिए अपने धरोहर को जिंदा रखे है। हिमाचल की ठंडी पहाड़ियां ब्रिटिशर्स का समर रिट्रीट हुआ करती थी, जो मैदानी गर्मी से बचने के लिए यहां आते थे। और यहीं इन्होंने स्थापना की विश्व प्रसिद्ध गोरखा रेजिमेंट की। आज अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश की आबादी का एक खासा बड़ा हिस्सा नेपालियों का और गोरखाओं का है, जिनको लोग गोरखा कहते हैं। नेपाल में सब लोग गोरखा नहीं होते, कुछ मगर हैं, कुछ तमंग हैं, कुछ राई हैं, कुछ लिंबू हैं, मगर हिंदुस्तान में सब लोग गोरखे कहलाते हैं। और गोरखों का हिमाचल प्रदेश में आगमन आज से लगभग 200-225 साल पहले हुआ, जब थापा लोग नेपाल के बाहर निकले और शाह वंश ने मल्ल वंश को हराकर अपना साम्राज्य काठमांडू के इर्द गिर्द स्थापित किया। और अमर सिंह थापा ने बहुत दूर दूर तक हिंदुस्तान की सरहद के भीतर आकर हमले किए और प्रदेशों को जीता। कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल का एक बड़ा हिस्सा नेपाल के अधीन तब था और अंग्रेजों ने जाकर हमको स्वाधीनता दिलाई 1816 में सुगौली की संधि के बाद। तब से कई गोरखे थे जो हिमाचल में ही बस गए और अपनी क्विजीन और संस्कृति को यहाँ के लोकल फ्लेवर्स में ढाल विकसित किया। हिमाचल आ बसे गोरखे अपने साथ लाए तरह तरह की चटनियां, रोटियां, बड़ियां और नेपाली पाक शैली के कई नमूने।
नेपाली खाने के अनेक ऐसे तत्व हैं जो उत्तराखंड या हिमाचल के पहाड़ी गांवों के खाने से मिलते जुलते हैं। मसलन आलू का उपयोग। अब लोग ये कहते हैं कि आलू पुर्तगालियों के साथ आया, मगर आलू का कोई न कोई स्वरूप पिंडालू, रक्तालू, कचालू यहाँ इस्तेमाल होता था। तो उसका ही आप मान लीजिए कि आलू की सब्जी की तरह से उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया। आलू का एक रायता बनाते हैं नेपाली लोग, और आलू का अचार बनाते हैं जो सरसों के तेल में सरसों और तिल के साथ बनाते हैं, और खासा तीखा होता है। और इतना तीखा होता है कि आप चावल खाएं या रोटी खाएं, इतना स्वादिष्ट होता है, उसके साथ किसी और सब्जी की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जहां आलू भारत पहुंचा लगभग 300 साल पहले, वहीं इससे मिलती जुलती अरवी भारत, नेपाल और चाइना में हमेशा से पाई जा रही है। गुरखा क्विजीन में इस अरवी को मीट के साथ मिला अरवी गोश्त बनाया जाता है। यह डिश एक बेहतरीन उदाहरण है गुरखी और हिंदुस्तानी खाने के तालमेल का, जहां हिंदुस्तानी मसाले, पहाड़ी अरवी और गोश्त को एक साथ पकाया जाता है। और माना यह जाता है कि अरवी गोश्त गुरखा क्विजीन का हिस्सा बनी 19वीं सदी में, जब यह हिमाचल में आके बसे। जहां गुरखों ने गोश्त पकाने के मसाले हिंदुस्तानियों से उधार लिए, वहीं इन्होंने हिमाचल को तोहफा दिया नेपाली सेल रोटी का, जो डोनट या दक्षिण भारत में मिलने वाले वड़े की तरह छल्ले के आकार में बनती है, जिसका आटा बनता है दूध, मक्खन, केले, चीनी, तेल और गेहूं को मिलाकर। और पारंपरिक तौर पे यह सेल रोटी नेपाली तेहर उत्सव पे बनाई जाती है। हिमाचल जाना जाता है अपने सिट्रस फ्रूट्स के लिए, मगर इन्हीं की प्रजाति का नींबू भी यहां एक बड़े पैमाने पे उगाया जाता है। और चाहे वो गद्दी क्विजीन हो या गोरखा, नींबू का काफी इस्तेमाल होता है इनके खाने में, क्योंकि ये मीट गलाने और खाने को पचाने में मदद करता है। इस नींबू के इस्तेमाल का सबूत हमें सिंधु घाटी सभ्यता में निकले अवशेषों में भी मिलता है। हिमाचली गुरखों के खाने में कई और नायाब सब्जियां हैं, जैसे चेरी टमाटो से मिलते जुलते लंका टमाटर, जिसकी यहां चटनी भी बनाई जाती है। जिम्बू का तड़का, जो यहां की स्थानीय उपज है और गुरखी दाल में तड़के के तौर पे पड़ता है। इसके अलावा गुरखी क्विजीन का हिस्सा हैं बड़ियां और नेपाली दही वड़े, जिनका स्वाद उत्तर भारतीय वड़े या दही भल्लों के काफी करीब है। बाजार में सैर करते हुए आप किसी भी फल के ठेले के पास जा रुकें, तो ऐसा होना नामुमकिन है कि उसके फलों की एक पेटी हिमाचल से ना आई हो। इस प्रदेश को फल राज्य के नाम से जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां उगाए जा रहे हैं। इसमें ये डिफरेंट जोन है, सब ट्रॉपिकल से लेके कोल्ड ड्राई टेम्परेट तक। चाहे वो सेब हो, खुमानी या संतरे, हिमाचल फ्रूट बास्केट बन गया है सारे हिंदुस्तान की। और संतरों की ही उप प्रजाति कीनू का गढ़ है हिमाचल। किन्नू बहुत टेस्टी है और इसका जूस बहुत बढ़िया है। 1954 में ये बाग यहाँ पर लगा था और ये पाकिस्तान से वैरायटी आई थी। यहाँ किन्नू डे भी मनाया जाता है। 1954 में इंडिया में यहीं पर आई थी पहली बार। ये सिट्रस है और इसको खाने से भूख भी लगती है, खून भी बनता है और हड्डी मजबूत होती है बहुत। ताज्जुब की बात तो ये है, आजकल सारे विश्व में मिलने वाला ये संतरा असल में भारत की देन है बाकी देशों को। इस फल का विकास
कई हजार साल पहले पूर्वी हिमालयाज में आसाम और भूटान के आसपास हुआ और इन्हीं संतरे और कीनू को प्रोसेस करके हिमाचल में कई प्रकार के जैम्स और सिरप्स बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य वर्ष 1958 से शुरू हुआ था। जैसे जैसे फ्रूट प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कल्टीवेशन के अंडर आया तो नेचुरली प्रोडक्शन ज़्यादा हुई। तब ये महसूस किया गया कि भाई ये प्रोसेसिंग का है, ये कार्य भी साथ में किया जाए। प्रोसेसिंग द्वारा पेरिशेबल फ्रूट्स के नुकसान में कई गुना कमी लाई गई और इन फलों से कई डिलीशियस चीजें तैयार हुई। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं। जैम, चटनी, स्क्वैशीज, मुरब्बा है, ये हर तरह के सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, इनसे ये बनाया जा सकता है। करीब 3000 साल पुराने वेदों से दिल्ली सल्तनत के समय तक शरबतों और फ्रूट जूसेस का काफी जिक्र मिलता है और इस तरह हिमाचल के रसीले फलों का स्वाद बोतलों में बंद हो भारत और विश्व के कोने कोने तक पहुंचता है। देश की फ्रूट बास्केट कहलाने वाला ये प्रदेश आज भी अपने खाने की धरोहर को महफूज रखे है। कांगड़ा और नाहन जैसी रियासतें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं अपने क्विजीन के जरिए। तिब्बती लोगों को शरण देने के बदले हिंदुस्तान को तोहफा मिला इनकी क्विजीन और संस्कृति का, जो आज धर्मशाला की पहचान बन गया है। गुरखे यहां आए तो हमलावर बनके, मगर आज इन्होंने हिमाचल को ही अपना घर बना लिया। भले ही गद्दियों का समुदाय एक विलुप्त होती हुई भाषा और कला की तरह हो, मगर इनका खाना जिंदा रखे है इनकी विरासत को। ये थी कहानी हिमाचल के खाने की।